मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन पर आधारित कुछ एमसीक्यूज को। ये सभी एमसीक्यूज किसी ना किसी एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं, तो ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और अब तक लगभग 12 वीडियो हम जॉन मिल्टन के ऊपर बना चुके हैं, ठीक है। ये 13 नंबर की वीडियो है। तो चलो शुरुआत करते हैं अब हम आगे। और एमसीक्यूज में भी हमने कहां तक डिस्कस कर लिया है, 100 तक डिस्कस कर लिया है। आज 100 से आगे डिस्कस करेंगे, यानी कि 101 से। तो चलो शुरुआत करते हैं 101 नंबर से। 101 नंबर में कहा गया है, इन विच ईयर कौन सी साल, इन विच ईयर कौन सी साल मिल्टन की कौन सी लैसिडस बाज रिटिल लिखी गई। क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन सी साल जॉन मिल्टन ने लैसिडस को लिखा है। तो कौन सी साल लिखा है इसको, 1637 में। और ये टीजीटी के 2013 में पूछा जा चुका है, ये टीजीटी के 2013 में पूछा जा चुका है। तो 1637 में, और कब, अगस्त 1637 में, अगस्त 1637 में इसको लिखा गया है। जॉन मिल्टन की जो लैसिडस है वो क्या है, एक पास्टोरल इलेजी है, एक पास्टोरल इलेजी है, एक पास्टोरल इलेजी है। इलेजी क्या होता है, ये किसी की मृत्यु पर दुखी होकर के लिखा जाने वाला सॉन्ग होता है, गीत होता है। यानी कि अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट, यानी कि किसी की मृत्यु से दुखी होकर के जो हम गीत की रचना करते हैं वो हमारा इलेजी कहलाता है। और ये किसको डेडिकेट किया गया है, ये डेडिकेट किया गया है इनके एक यूनिवर्सिटी फ्रेंड थे जिनका नाम था एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग, क्या नाम था दोस्तों, एडवर्ड किंग, ध्यान रखना। और ये जो एडवर्ड किंग थे ये जॉन मिल्टन के यूनिवर्सिटी के फ्रेंड थे, दोस्त थे। एडवर्ड किंग की मृत्यु हो जाती है डूबने से, ड्राउंड, यानी कि ये डूब जाते हैं। और कब डूब जाते हैं, जब इनका जो शिप होता है वो सिंक कर जाता है, किसमें, आयरिश सी में, किसमें, आयरिश सी में इनके जहाज के डूबने से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। और इस लैसिडस में टोटल कितनी लाइनें हैं, 193 लाइनों की ये पोइम है, ठीक है, 193 लाइनों की पोइम है। और इसमें इरेगुलरली राइम्ड है। ये जो पोइम है वो इरेगुलरली राइम्ड है, ये भी ध्यान बनाए रखना, इरेगुलरली क्या है, राइम्ड है। ओके, तो चलो आगे। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो हु इज द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। अगर हम बात करें कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के राइटर कौन है, तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन ये भी टीजीटी के 2013 में पूछा जा चुका है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के राइटर जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन को लिखा है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन इनका एन अनफिनिश्ड प्रोज वर्क है, इनका एक अनफिनिश्ड प्रोज वर्क है इनका, ध्यान बनाए रखना, क्या है, अनफिनिश्ड प्रोज वर्क है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन को पब्लिश किया गया था 1670 में। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन को दोस्तों पब्लिश किया गया है 1670 में। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन को किसने लिखा, जॉन मिल्टन जी ने। अगला हम बात करेंगे नेक्स्ट। अगर अगला बात करते हैं कंप्लीट दी सेंटेंस, आपको सेंटेंस को क्या करना है साथियों, कंप्लीट करना है। अगर हम कंप्लीट करने की बात करते हैं तो मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल, मिल्टन का पोएटिक स्टाइल इज जनरली मीन्स प्राय रिगार्डेड, माना जाता है एज के रूप में, किस रूप में, तो जो जॉन मिल्टन जिस पोएटिक स्टाइल में लिखा करते थे वो पोएटिक स्टाइल इनका कौन सा माना जाता है, तो ग्रांड स्टाइल। ग्रांड स्टाइल में ये लिखते थे, किसमें, ग्रांड स्टाइल में दोस्तों। तो मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल, मिल्टन का पोएटिक स्टाइल इज जनरली प्राय रिगार्डेड, माना जाता है एज ग्रांड स्टाइल, किसका, ग्रांड स्टाइल। अगर तुमसे पूछा जाए कि जॉन मिल्टन कौन से स्टाइल में लिखा करते थे पोएट्री को, तो आप तुरंत कहिएगा सर ये अपने ग्रांड स्टाइल में लिखा करते थे, इट इज अ स्टाइल ऑफ। और ये ग्रांड स्टाइल क्या है, उसी के लिए ए प्रोनाउन इट का प्रयोग किया गया है। यानी कि ये जो शैली है, इज आ स्टाइल, एक ऐसी शैली है ऑफ राइटिंग, लिखने की। ग्रांड स्टाइल एक लिखने की ऐसी शैली है डेट जो इज यूजली प्राय अलॉटेड द पोइट्स ऑफ, अलॉट करते हैं कभी
किसको? ऑफ एपिक पोइम, अपनी एपिक पोइम को लिखने के लिए। महाकाव्य, बड़ी बड़ी कविताओं को लिखने के लिए ग्रांड स्टाइल शैली का उपयोग किया जाता है। ग्रांड स्टाइल इन्वॉल्व करती है, जो ग्रांड स्टाइल शैली होती है हमारी, ग्रांड स्टाइल जो शैली होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं? तो देखो, इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल की जाती है। ग्रांड स्टाइल में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है? तो लॉफ्टी डिग्निटी। लॉफ्टी का मतलब होता है दोस्तों उच्च, उच्च डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है यहाँ पर सम्मान कह लो, या ये भी कह सकते हो गरिमा, उच्च गरिमा। और वाक्पटुता, एलोक्वेंस, बोलने की क्षमता, अच्छे तरीके से आपको बोलने की कला हो, शब्दों को रखने में माहिर हो। और सब्लिमिटी का मतलब होता है श्रेष्ठता। तो जो एपिक पोएम्स होती हैं उसमें लॉफ्टी, डिग्निटी, एलिक्वेंस और सब्लिमिटी, इनका प्रयोग किया जाता है। अब जो मेन चीज है, आपको नोट कर लेने की जगह है, कहीं पर भी भाई नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। नोट क्या करना है कि द टर्म ग्रांड स्टाइल, ये जो टर्म है हमारा ग्रांड स्टाइल, बाज क्वाइंड, ये क्वाइन किया गया, और किसके द्वारा क्वाइन किया गया दोस्तों? मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। ये चीज अलग से ध्यान बनाए रखना कि मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा इस वर्ड को क्या किया गया है? क्वाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन 104। तो कोई पूछे कि ग्रांड स्टाइल में लिखा कौन करते थे? तो एपिक लिखी जाती थी और जॉन मिल्टन लिखा करते थे। दूसरा, ग्रांड स्टाइल शब्द को क्वाइन किसने किया? तो मैथ्यू अर्नोल्ड। दोनों चीजें आपको ध्यान रहना चाहिए। अब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन की तो बात कर ली, किसने लिखी थी? जॉन मिल्टन जी ने लिखी थी। लेकिन लाइफ ऑफ मिल्टन की अगर हम बात करें कि लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखी गई? लाइफ ऑफ मिल्टन को दोस्तों किसने लिखा? तो लाइफ ऑफ मिल्टन को लिखने वाले का नाम आपको बताना है, चूज चुनना है द राइट ऑप्शन, सही ऑप्शन को फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। जो आपको 4 अल्टरनेटिव दे रखे हैं, उन चारों अल्टरनेटिव्स में से एक सही ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। और ये भी टीजीटी के 2013 में पूछा गया है। तो उन्होंने कहा लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन, लाइफ ऑफ मिल्टन को लिखा गया किसके द्वारा? बाय सैमुअल जॉनसन, सैमुअल जॉनसन के द्वारा। जॉनसन हेटेड, जॉनसन क्या करते थे? हेट करते थे मिल्टन्स डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को, मिल्टन के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को घृणा करते थे। एंड डिस्पाइज्ड करते थे हिज इम्प्रैक्टिकेबल फिलॉसफी के लिए। अब यहीं से आपको समझना है, एक क्वेश्चन बड़ा ध्यान से समझना, बहुत प्यारा सा है। जॉन मिल्टन का जो जीवन है, यानी कि लाइफ ऑफ मिल्टन है, हैज बीन रिटन बाय किसके? सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। जॉनसन मिल्टन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों से घृणा करते थे। पहली चीज क्या समझना है कि जो जॉनसन थे, सैमुअल जॉनसन थे, वो हेटेड, घृणा करते थे मिल्टन के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का मतलब होता है लोकतांत्रिक सिद्धांतों से। लोकतांत्रिक सिद्धांतों से कौन घृणा करता था? जॉनसन। और किसके लोकतांत्रिक सिद्धांतों से जॉनसन घृणा करते थे? तो जॉन मिल्टन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों से जॉनसन जो हैं वो घृणा करते थे। अभी यहीं पे रुके नहीं, डिस्पाइज्ड हिज इम्प्रैक्टिकल फिलॉसफी, और उनका जो अव्यवहारिक दर्शन था उसका भी तिरस्कार करते थे, डिस्पाइज करते थे। यानी कि डिस्पाइज का भी मतलब क्या होता है? घृणा करना होता है। डिस्पाइज हिज इम्प्रैक्टिकेबल फिलॉसफी, जो उनकी अव्यवहारिक फिलॉसफी थी, अव्यवहारिक फिलॉसफी थी, उससे भी वो घृणा करते थे। दूसरी चीज, मोस्ट ऑफ द लाइफ्स, उनका ज्यादातर जीवन, जॉन मिल्टन जी का ज्यादातर जीवन कैन बी डिवाइडेड, बांटा जा सकता है 3 पार्ट्स, 3 सेक्शंस, 3 सेक्शंस में उनको अर्ली लाइफ, मिडिल लाइफ और लास्ट फेज, यानी कि 3 फेज में इनको डिवाइड किया जा सकता है, अर्ली फेज, मिडिल फेज और लास्ट फेज। अगला नेक्स्ट हम बात करेंगे 105 नंबर पे। अगर 105 नंबर पे बात करते हैं तो क्या लिखा गया है? जॉन मिल्टन्स एल एलेग्रो, जॉन मिल्टन का एल एलेग्रो इन्वोक करता है विच ग्रेस, किस तरीके के ग्रेस को? विद होम ही मीन्स टू लिव। यहां पर पूछा गया 105 में कि जॉन मिल्टन का एल एलेग्रो किस कृपा का आह्वान करता है, यानी कि एल एलेग्रो इसमें इनबॉक्स करता, आह्वान करता है विच ग्रेस, कौन सी देवी देवताओं का आह्वान करता है? विद होम, और किस से? ही मीन्स टू लिव, और किसके साथ वो रहने की इच्छा करता है? विद होम ही मीन्स टू लिव, और किसके साथ वो रहना चाहता है?
तो यहाँ पे बात समझ गए। जॉन मिल्टन एल एलेग्रो इन्वोक करेगा। इन्वोक का मतलब क्या बताया? आवाहन करना। विच ग्रेस, कौन सी देवी देवता, कौन से ग्रेस के साथ, विद होम ही मीन्स टू लिव, और किसके साथ वो रहना चाहता है? तो मिर्थ। मिर्थ मिर्थ क्या होती है? ये जॉय की देवी होती हैं, ठीक है। म्यूस ऑफ जॉय कह सकते हो, जॉय की मिर्थ। मिर्थ मीन्स भी क्या होता है? खुशी होता है। अच्छा, खुशी के सभी मीनिंग है, जॉय, हैप्पीनेस, ये सभी खुशी के ही मीनिंग है, लेकिन आपको किस पे जाना है? मिर्थ पे। म्यूस ऑफ मिर्थ। आंसर देखो, यहां पे आंसर देखो, एल एलेग्रो इज अ पास्टोरल पोइम। ये क्या है? एक पास्टोरल पोइम है। किसके द्वारा लिखी गई? जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई। पब्लिश्ड, और पब्लिश कब हुई थी? 1645 में, जो मिस्टर जॉन मिल्टन का इंग्लिश और लैटिन दोनों में जो इनका पोएम्स 1945 में वॉल्यूम आया था पोएम्स का, उसमें एल एलेग्रो और इल पेंसेर्सो क्या किया को पब्लिश किया गया था। लेकिन ये लिखी कब गई? आपको लिखी हुई का डेट पता होना चाहिए, आपको लिखे जाने का डेट भी अच्छे से पता होना चाहिए। तो कब लिखी गई दोस्तों? ध्यान बनाए रखना, मैं यहां पर कहीं पर लिख देता हूं 1631 में। इनको इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में इनको लिखा गया है। और दूसरी चीज आप ध्यान बनाए रखना कि ये जुड़वा बहनों के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है, ट्विन सिस्टर के नाम से, एल एलेग्रो और इल पेंसेर्सो। एल एलेग्रो का मतलब होता है हैप्पी मैन, जॉयस मैन, ठीक है, और इल पेंसेर्सो का मतलब होता है मलंकली मैन या मेडिटेटिव मैन या सैड मैन, ठीक है। तो एल एलेग्रो मीन्स, एल एलेग्रो का मतलब क्या होता है? कहीं पर भी नोट डाउन कर लो, आया हुआ क्वेश्चन है, हैप्पी मैन होता है। दी पोएम इवोक्स, इस पोएम में आवाहन किया गया किसका? मिर्थ, जॉय की देवी का आवाहन किया गया। एंड अदर एलिगोरिकल फिगर ऑफ जॉय, और भी और कुछ फिगर्स है जिन आप जॉय, जो जॉय के फिगर है उनका भी आह्वान किया जाता है। एंड मैरीमेंट्स एंड एक्सटॉल्स द एक्टिव एंड चीयरफुल लाइफ, जो हमारे एक्सटॉल्स एक्टिव और चीयरफुल लाइफ को जीने में इंस्पायर करते हैं, मदद करते हैं। व्हाइल डिपिक्टिंग अ डे इन अ कंट्री साइड, और इसमें क्या होता है? एक दिन, देहात के एक दिन को चित्रित किया जाता है, डिपिक्ट किया जाता है, कहानी बताई जाती है अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी, इस फिलॉसफी के अनुसार। मिर्थ क्या है? खुशी, यानी कि एज वन ऑफ द ग्रेसेस, वो कई सारी ग्रेसेस, ग्रेसेस का मतलब देवी देवताओं में से एक हैं। इज कनेक्टेड, जो कनेक्ट होती हैं विद पोएट्री से, विद इन रेनेसा लिटरेचर। कब से? रेनेसा लिटरेचर से ही, पुनर्जागरण काल के साहित्य से ही। रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है, पुनर्जागरण ही होता है इसका हिंदी, और रिफॉर्मेशन होता है धर्म शुद्धि आंदोलन, ठीक है। द पोएम इन इट्स फॉर्म एंड कंटेंट आर सिमिलर टू, ओके, डिट्रैम्प्स टू बैकस एंड हिम्स टू वीनस। 106 नंबर पे देखो, अगर हम 106 नंबर की बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा डज मनवा, मनवा कौन होते हैं ये आपको बताना है। सैमसन अगोनिस्ट में मनवा नाम के एक कैरेक्टर हैं, तो ये मनवा कौन है? तो हम तुम्हें बता देंगे, लेकिन आप पहले एक बार बता दीजिएगा कौन है, ठीक है। मनवा रिपोर्ट करते हैं द एंड ऑफ द प्रोटोगनिस्ट, एंड में बिल्कुल अंत में, और प्रोटोगनिस्ट इसका कौन होता है? सैमसन होता है। इन मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट, जो मिल्टन का एक बर्स ट्रेजेडी आया था, ध्यान समझिएगा, सैमसन एगोनिस्ट जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई एक बर्स ट्रेजेडी है। क्या है दोस्तों? एक बर्स ट्रेजेडी है, और इस बर्स ट्रेजेडी को लिखा गया है 1671 में। जब ये 1671 में आई थी, तो इसके साथ जॉन मिल्टन का पैराडाइज रीगेन्ड भी पब्लिश हुआ था। अच्छा, ये बर्स ट्रेजेडी होने के साथ साथ में क्लॉसेट ड्रामा भी है। क्या है? क्लॉसेट ड्रामा भी है। अब ये क्लॉसेट ड्रामा क्या होता है? एक ऐसा नाटक, एक ऐसा ड्रामा जो सिर्फ पढ़ने के लिए लिखा जाता हो, ना कि परफॉर्म करने के लिए। तो ये एक क्लॉसेट ड्रामा भी है, और ये 1671 में आया है। और ये लिखा किस में गया है? तो ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है।
ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है। ब्लैंक वर्स क्या होता है? जिसमें मीटर का तो यूज किया जाता है, जिसमें मीटर का तो यूज किया जाता है लेकिन राइम का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मनवा रिपोर्ट करता है एंड ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट। यहां पर एक कैरेक्टर को दिखाया गया निम्नलिखित में से किसमें? मनोहा मिल्टन के सैमसन अगोनिस्ट में, जो मिल्टन के द्वारा लिखा गया एक वर्क है, बस ट्रेजेडी है, जिसका नाम है सैमसन अगोनिस्ट में नायक को यानी कि हीरो को प्रोटोगोनिस्ट को अंत की रिपोर्ट करता है, यानी कि अब प्रोटोगोनिस्ट का अंत हो गया है। एंड ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट, आपका जो हीरो है वो मर गया है, इसकी रिपोर्ट करता है मनवा। मनवा कौन होता है? एक्चुअली लास्ट में ये इसका जो हीरो होता है, ट्रेजिक हीरो जो होता है प्रोटोगोनिस्ट सैमसन, उसकी प्ले के अंत में बिल्कुल मृत्यु हो जाती है, तो उसी बात का रिपोर्ट करता है कौन? मनोहा। और जब ये समाचार देता है अपने देशवासियों को, ठीक है, इजरायलियों को, तो जब वो इजरायलियों को ये समाचार देता है कि आपके हीरो सैमसन की मृत्यु हो चुकी है फिलिस्तीन में, ओके, तो ये रिपोर्ट देने वाला व्यक्ति मनवा होता है। मनवा कौन होते हैं? ये सैमसन के पिता होते हैं, सैमसन के पिता, ठीक है। और सैमसन, इसी सैमसन एगोनिस्ट में सैमसन को इस प्ले में धोखा दिया जाता है इसकी ही प्रेमिका के द्वारा, जिसका नाम होता है डिलीला। ध्यान बनाए रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? सी, काम ऑफ माइंड ऑल पेशन स्पेंट। काम ऑफ माइंड का मतलब होता है मन की शांति, ऑल पेशन सभी जिज्ञासाएं स्पेंट खत्म हो गई। द लाइन काम ऑफ माइंड एंड ऑल पेशन स्पेंट, फिर ये लाइन को दो बार एक बार पढ़ लीजिएगा। काम ऑफ माइंड ऑल पेशन स्पेंट, मनवा रिपोर्ट करता है द एंड ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट। बिल्कुल जब प्रोटोगोनिस्ट का एंड हो जाता है, प्रोटोगोनिस्ट समाप्त हो जाता है, मर जाता है, तब मनवा इस तरीके के शब्दों को कह करके रिपोर्ट करता है, काम ऑफ माइंड ऑल पैशन स्पेंट। और किस में ये लाइन कहता है? सैमसन एगोनिस्ट में। सैमसन एगोनिस्ट इज अ ट्रेजिक क्लॉसिक ड्रामा। ये एक ट्रेजिक प्ले है, ये एक ट्रेजिक क्लॉसिक ड्रामा है। अब क्लॉसिक ड्रामा दोस्तों क्या होता है? ऐसा ड्रामा टू बी रीड, यहाँ पर रेड नहीं होगा, रीड होगा। एक ऐसा ड्रामा जो सिर्फ पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाए, नॉट परफॉर्म्ड ऑन दी स्टेज, ना कि स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अगला हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे इन विच ऑफ द ट्रैक्ट, कौन से ट्रैक्ट में, इन विच ऑफ हिज ट्रैक्ट्स डज मिल्टन से, मिल्टन कहते हैं ही हु, वह जिसने डिस्ट्रॉयज यानी कि नष्ट कर दिया, अ गुड बुक, एक अच्छी पुस्तक को, किल्स रीजन, वो अपने किल्स रीजन इटसेल्फ, वो अपनी तार्किक क्षमता को खुद ही मार देता है, अपने तार्किक ज्ञान को खुद ही समाप्त कर देता है। किल्स द इमेज गॉड, और वो क्या करता है? किल्स द इमेज ऑफ गॉड, भगवान की छवि को बर्बाद कर देता है, ठीक है, एज इट वर इन द आइज, जो उसकी आंखों में होती है। तो ये लाइनें कहां से ली गई हैं? तो एरोपेजेटिका से दोस्तों। कहां से ली गई? एरोपेजेटिका से। एरोपेजेटिका कब आया था? 1644 में आया है। और ये भी एक प्रोज पोलेमिक ट्रैक्ट है। क्या है? प्रोज पोलेमिक ट्रैक्ट है, ध्यान बनाए रखना, जिसमें अपोज किया गया था लाइसेंसिंग एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस को, जिसमें अपोज किया गया था लाइसेंसिंग एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस को। चलो आगे, एरोपेजेटिका मिल्टन सेड, मिल्टन कहते हैं ही हु डिस्ट्रॉय अ गुड बुक, जो एक अच्छी पुस्तक को समाप्त कर देता है, किल्स रीजन इटसेल्फ, किल्स इमेज ऑफ गॉड एज इट वर इन दी आइज। एरोपेजेटिका कब आई थी? 1644 में। एक प्रोज पोलेमिक अपोजिंग लाइसेंसिंग है एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में ये बात करता है। किसके बारे में? फ्रीडम ऑफ प्रेस। और ये क्वेश्चन कई बार आपका पूछा जा चुका है। 108 नंबर पे देखिए, 108 नंबर पे देखिए क्या कहा गया, हु इज थॉमस ग्रे,
यहाँ पर थॉमस ग्रे रेफर करते हैं टू इन हिज लाइन्स, अपनी लाइनों में, नॉर सेकंड ही, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। थॉमस ग्रे कहते हैं इसमें जॉन मिल्टन के लिए, यहाँ पर जो ही शब्द का यूज किया है वो जॉन मिल्टन के लिए किया है। ही शब्द का यूज जो इन्होंने यहाँ पर किया है वो जॉन मिल्टन के लिए किया है। उन्होंने कहा नॉट सेकंड ही, कोई दूसरा नहीं, डैट रोड सबलाइम, जो इतना सर्वश्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठ होगा, ठीक है, अपॉन द सरेफास विंग्स ऑफ एक्सटेसी। तो ये प्रोग्रेस ऑफ पोएजी में इन लाइनों को, ये लाइनें जो लिखी गई हैं थॉमस ग्रे के द्वारा वो प्रोग्रेस ऑफ पोएजी में लिखी गई। ठीक है, कहाँ लिखी गई? प्रोग्रेस ऑफ पोएजी में लिखी गई, ध्यान बनाए रखना। तो प्रोग्रेस ऑफ पोएजी की अगर हम बात करते हैं तो इन्हीं पंक्तियों में थॉमस ग्रे ने अपनी पंक्तियों में किसका जिक्र कर रहे हैं? ना ही दूसरा वह जो परमानंद की सिराफ पंखों पर उद्यत सवार था। ठीक है, तो कौन सवार था पंखों पे? जॉन मिल्टन की बात कर रहे हैं ना वो, तो कौन? बी ऑप्शन आपका, नॉर सेकंड ही। तो ही कौन है? जॉन मिल्टन साहब। एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ लो और अच्छा समझ आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ लो। ही बात जॉन मिल्टन, वो कौन है? जॉन मिल्टन है, टू हुम, जिसको थॉमस ग्रे या टॉमस ग्रे रेफरिंग कर रहे हैं इन द लाइन्स, इन लाइनों में, नॉर सेकंड ही दैट रोड सबलाइम अपॉन द सरेफास विंग्स ऑफ एक्सटेसी। ओके, और ये लाइनें कहां से ली गई? दी प्रोग्रेस ऑफ पोएजी से ली गई। इट इज अ थॉमस ग्रेज ग्रांड पिंडायरिक ओड। और प्रोग्रेस ऑफ पोएजी क्या है? ये एक पिंडायरिक ओड है, ध्यान बनाए रखना। ये क्या है? एक पिंडायरिक ओड है, रिटन बिटवीन, और ये लगभग लिखा गया है 1751 से लेकर के 1754 के बीच में। 1751 से लेकर के 1754 के बीच में। इनका एक और वर्क आया था, फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, वो भी 1751 में आया था। इज वन ऑफ अ फ्यू रियली सक्सेसफुल एसेज इन दिस डिफिकल्ट फॉर्म। और ये इनके कुछ डिफिकल्ट जो इस कठिन रूप में वास्तव में सफल निबंधों में से एक हैं, यानी कि वन ऑफ द फ्यू रियली सक्सेसफुल एसेज, जो इनके कुछ ही सक्सेसफुल एसे थे उनमें से एक है इन दिस डिफिकल्ट फॉर्म, इस डिफिकल्ट फॉर्म में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दिया गया मिल्टन का लेसिडस। लेसिडस इज मीन्स है ए एन, क्या है? एक इलेजी है दोस्तों। बहुत ज़्यादा टफ कहीं से नहीं रहता है, आप बस यही चीज़ें डिटेल से पढ़ के चले जाइएगा। यकीन मानिए आपका पेपर बुरा नहीं होगा, पेपर अच्छा होगा, बेहतर होगा। ठीक है, बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन होगा। कहते नहीं, मेहनत करने वालों को कभी भी हार नहीं मिलती। अगर एक बार हार मिल भी जाती है तो फिर से हम लोग दौड़ना शुरू कर देंगे। और जब तक हमको सिलेक्शन हो नहीं जाता तब तक हम हार मानने वालों में से नहीं है। लगातार पढ़ते रहिएगा। जब फॉर्म सरकार ने भरवाए हैं तो किसी न किसी दिन एग्जाम भी करवाएंगे, लेकिन एग्जाम के लिए हमारी पहले से ही पूरी तैयारी होना चाहिए। एक एक चीज को, एक एक वर्क को बेहतर तरीके से हम लोग समझ लेंगे। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन उठते हैं वो या तो बायोग्राफी से, या इनके जो वर्क होते हैं, वर्क की कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें होती हैं वहाँ से। ठीक है, और ये वर्क किसके द्वारा लिखा गया, ये किसके द्वारा नहीं लिखा गया, प्लस में उनका राइटिंग और पब्लिशिंग डेट। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप अपने दिमाग में बिठाए रखिएगा। क्या कहा गया है इसमें? आगे बोला गया है दोस्तों, लेसिडस इज अ पोएम, एक पोएम है बाय जॉन मिल्टन के द्वारा, रिटेन इन 1637, जो कि 1637 में लिखी गई। इज अ पास्टोरल इलेजी, ये क्या है? एक पास्टोरल इलेजी है। पास्टोरल इलेजी क्या होती है? जिसमें किसी देहाती बैकग्राउंड का, गांव के बैकग्राउंड का जिक्र हो। ठीक है, और इसमें किसी शेफर्ड वगैरह का को एज ए शेफर्ड के रूप में किसी को रखा जाए, डिस्क्राइब किया जाए, वही हमारी पास्टोरल एलेजी होती हैं। सबसे पहली बार फर्स्ट अपीयर्ड इन 1638 के कलेक्शन ऑफ एलेजीज में इसको क्या किया गया था? पब्लिश किया गया था। तो ध्यान बनाए रखना दो चीजें, एक तो लेसिडस लिखने वाली डेट जो थी वो 1637 थी, 1637 में पास्टोरल एलेजी को लिखा गया था। ठीक है, और ये किसकी मृत्यु से दुखी होकर के जॉन मिल्टन जी ने लिखा था? तो एडवर्ड किंग, जो कि इनके
जो है यूनिवर्सिटी फ्रेंड थे। अच्छा, इनके एक बचपन के भी दोस्त थे जिनका नाम था चार्ल्स ड्यूडिटी, उनको भी ध्यान बनाए रखना, वो उनके स्कूल फ्रेंड थे, यानी कि बचपन के दोस्त थे चार्ल्स ड्यूडिटी। और उनके लिए भी एक इलेजी लिखी थी, अगर उस इलेजी का मुझे नाम याद आ रहा है तो एपेटालियम डेमोनिस करके, अपीठालियम डेमोनिस करके ऐसे कुछ उस इलेजी का नाम है, ठीक है। तो उनके लिए भी लिखी है। तो अपने दोनों दोस्तों की मृत्यु से दुखी होकर के इन्होंने अपनी इलेजीज को लिखा है। ये 37 में लिखी है, वो 39 में लिखी है। अगला इंटाइटल्ड जस्टा, ओके, इंटाइटल्ड जस्टा एडोर्डो किंग नेफेर्जो, बहुत मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। मोस्ट कहीं पर भी नोट डाउन कर लो भैया, कहीं पर भी नोट डाउन कर लो, कहीं पर भी नोट डाउन कर लो, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये पहली बार 1638 में एक संग्रह में किस नाम से आई थी। 1638 में जब ये पब्लिश हुई थी तब इसका टाइटल क्या था, उस टाइटल का नाम मैंने नोट करने को कहा है, जस्टा, ओके, एडवार्डो किंग नेफार्गो, जस्टा एडवार्डो किंग नेफार्जो, जस्टा एडवार्डो किंग नेफार्जो, ठीक है। इस टाइटल से इसको इस कलेक्शन में पब्लिश कराया गया। तो 1638 में लैसिडस को एक अन्य टाइटल से, जिसका टाइटल का नाम था जस्टा एडोर्डो किंग नेफेर्जो करके, इसको क्या कराया गया था, इसमें पब्लिश कराया गया था। अच्छा, ये डेडिकेट किसको है, तो ये इलेजी जो है वो डेडिकेट है इन द मेमोरी ऑफ किसको, एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग की मृत्यु से दुखी होकर के इस लैसिडस पोएम को इन्होंने लिखा है, इलेजी को लिखा है। और ये एडवर्ड किंग कौन थे, एडवर्ड किंग कौन थे दोस्तों, तो फ्रेंड ऑफ मिल्टन्स, जॉन मिल्टन के दोस्त थे एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। और इनकी किसकी, एडवर्ड किंग की मृत्यु हो जाती है। हु मीन्स जो कौन, एडवर्ड किंग ड्राउंड, डूब जाते हैं, बेन जब हिज शिप, उनका जो शिप होता है, जहाज होता है, सैंक मीन्स डूब जाता है, और किस में, इन द आयरिश सी ऑफ में डूब जाता है, द कॉस्ट ऑफ बेल्स में। और कब, अगस्त 1637 में। दिस पोएम इज, और इस पोएम में टोटल कितनी लाइनें हैं, 193 लाइनें हैं, ठीक है। और ये इरेगुलरली राइम्ड में लिखी गई है, इरेगुलरली राइम्ड है। 110 नंबर पे एक बार देखिएगा, हु डिसअप्रूव्ड, किसने डिसअप्रूव कर दिया मिल्टन्स की लैसिडस को फॉर इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी के लिए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है 110 नंबर पे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। मिल्टन की पैराडाइज, सॉरी हमने क्या बताया, हो कि जो मिल्टन की लैसिड कौन सा है, 110 है ना। हु डिसअप्रूव, कौन डिसअप्रूव कर देता है, कौन अस्वीकृत कर देता है लैसिडस को अंतर्निहित यानी कि इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी, तो कौन करता है, ए ऑप्शन सैमुअल जॉनसन। तो हु के स्थान पर किसका नाम रख दोगे, सैमुअल जॉनसन का। सैमुअल जॉनसन डिसअप्रूव कर देते हैं मिल्टन्स की लैसिडस को, किस लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो लैसिडस इनकी इलेजी है उसमें इनहेरेंट प्रोबेबिलिटी पाई जाती है। तो सैमुअल जॉनसन डिसअप्रूव करते हैं मिल्टन के लैसिडस को, किस लिए, फॉर इट्स इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी। जॉनसन कहते हैं, वेयर देयर इज लेजर फॉर फिक्शन देयर इज अ लिटिल ग्रीफ, वेयर देयर इज लेजर फॉर फिक्शन देयर इज अ लिटिल ग्रीफ। तो जॉनसन ने कहा कि वेयर देयर इज अ लेजर और फिक्शन, फिक्शन के लिए जहां पर लेजर है, अवकाश है, खाली समय है, वहां थोड़ा दुख है। इस कविता में कोई प्रकृति नहीं है। और एक चीज उन्होंने बताया, इन दिस पोएम, इस पोएम में देयर इज नो नेचर, कोई नेचर नहीं है, इसकी कोई प्रकृति नहीं है। फॉर देयर इज नो ट्रूथ, यहाँ पर कोई सच्चाई नहीं है। देयर इज नो आर्ट, कोई कलात्मकता नहीं है। फॉर देयर इज नथिंग न्यू, और यहाँ पर कुछ भी नया इस पोएम में नहीं है। इट्स फॉर्म, और इसका रूप, इज डेट ऑफ अ पास्टोरल, पास्टोरल है, इजी है,
बल्गर है, बल्गर का मतलब बेहुदा, भद्दा, एंड देयरफॉर डिस्गस्टिंग, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। वॉट एवर इमेजेज, और इसकी जो भी इमेजेज हैं, इट कैन सप्लाई आर लॉन्ग एगो एग्जॉस्टेड एंड इट्स इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी। ओके, और इस तरीके से इसके अंदर क्या पाई जाती है, लैसिडस के अंदर जो सैमुअल जॉनसन होते हैं क्या पाते हैं, इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी पाते हैं, ऑलवेज फेस फोर्सेस, ओके, डिससैटिस्फैक्शन ऑफ द माइंड, और इस तरीके से उसके मस्तिष्क को हमेशा ये इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी डिससेटिस्फाइड करती है, उसके मन को कभी भी संतुष्ट नहीं करती। तो इस तरीके से उन्होंने इस पोएम की, सैमुअल जॉनसन ने क्या की, आलोचना की। 111 नंबर पे देखो, 111 नंबर पे देखिएगा, इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट इन शेक्सपियर, ओके, स्कैर्सली एनी दिस रिमार्क हैज बीन मेड बाई, मतलब ये हुआ भाई, ध्यान से समझो कि मिल्टन में हमेशा प्रयास की उपस्थिति होती है, मिल्टन हमेशा एफोर्ड करते हैं, यानी कि उनके वर्क में हमेशा एफोर्ड, प्रयास दिखता है। इन शेक्सपियर स्कार्सली एनी, शायद ही मिल्टन में हमेशा प्रयास की उपस्थिति होती है, शेक्सपियर में शायद ही कोई यह, यानी कि, और शेक्सपियर, इन शेक्सपियर मिल्टन हमेशा अपने वर्क में एफोर्ट डालते हैं, लेकिन शेक्सपियर स्कार्सली एनी, शायद ही कोई एफोर्ट डालते हैं। ये रिमार्क किसके द्वारा किया गया है, तो ये रिमार्क विलियम हैजलिट के द्वारा। इन द लेक्चर ऑन शेक्सपियर एंड मिल्टन, जब जो है विलियम हैजलिट नाम के व्यक्ति, जो पोइट होते हैं, क्रिटिक भी होते हैं, ये क्या करते हैं, एक इनका लेक्चर दे रहे होते हैं ऑन शेक्सपियर और मिल्टन के ऊपर, तब विलियम हैजलिट ने कहा था इन अबव लाइन, ऊपर की लाइनों को, कौन सी लाइनों को, इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज इन अपीयरेंस ऑफ एफोर्ट, जो मिल्टन है वो हमेशा अपीयरेंस ऑफ एफोर्ट में होते हैं, शेक्सपियर स्कार्सली एनी, और शेक्सपियर मुश्किल से ही। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा ये 12 क्वेश्चन हो गए, एक मिनट मैं दूसरी पीडीएफ यहां पर ओपन करता हूं। अब अगर हम 12 नंबर की बात करते हैं तो 12 नंबर पे देखो क्या कहा गया है, होम डज मिल्टन, मिल्टन अक्यूज करते हैं इन पैराडाइज लॉस्ट में, जो जॉन मिल्टन होते हैं वो पैराडाइज लॉस्ट में किसको अक्यूज करते हैं, किस रूप में या क्या कह करके अक्यूज करते हैं, द सन ऑफ बेलियल फ्लॉन विद इंसोलेंस एंड वाइन, द सन ऑफ बेलियल फ्लॉन, ये कह करके, क्या कह करके, द सन्स ऑफ बेलियल फ्लाउंड विद बेल्ड इन वाइन के रूप में किसको, किसे आरोपित करते हैं, तो जितने भी हमारे कबाली, जो ये एंग्लिकन क्लर्जी होते हैं, कबालियर पोइट्स होते हैं, द अपोनेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ होते हैं, ठीक है, इन सभी को, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। बेलियल, अब ये बेलियल कौन है, इज द हेब्रू टर्म है, बेलियल क्या है, एक हेब्रू टर्म यूज किया गया है फॉर डेविल्स, डेविल्स के लिए हेब्रू में बेलियल कहा जाता है। डेविल्स को, जैसे जो अपने यहाँ नहीं होते हैं शैतान, राक्षस, तो उनको यूज करते हैं, तो डेविल को हेब्रू भाषा में क्या कहोगे, बेलियल बोलोगे। मिल्टन यूजेज हिम, तो इसका मतलब जॉन मिल्टन इन एंग्लिकन क्लर्जी, कवालियर पोएट्स, अपोनेंट ऑफ कॉमनवेल्थ, इन सबको राक्षस कहते थे, इसीलिए उन्होंने बेलियल कहा, ठीक है। मिल्टन यूजेज हिम टू शो वाइस, अपनी घृणा दिखाने के लिए, इन दी, जो एंग्लिकन क्लर्जी थे उनको, कवालियर कोर्ट्स के जो लोग हुआ करते थे उनको पैलेसेस, ओके, आर दी अपोनेंट इन कॉमनवेल्थ, इन सबको, जो अपोनेंट थे, विरोधी थे आप कॉमनवेल्थ के, इन सबको अपना क्या दिखाने के लिए, बाइस, अपनी घृणा शो करने के लिए, वो इन सभी लोगों के लिए क्या यूज किया इन्होंने लाइन, द सन्स ऑफ बेलियल फ्लॉन विद इंसोलेंस एंड वाइन।
अगला क्वेश्चन, अब देखो इसके बारे में थोड़ा और दे रखा है कि बेलियल कम लास्ट देन whom a spirit more lewd not from heaven or more gross to love vice for itself. To him no temple stood or altar smoked. Paradise Lost book first में, Paradise Lost book first में। अगला 13 नंबर पे देखो, वेन बाज पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीटेड बाय मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट को दोस्तों कब कंप्लीट किया गया? तो इसको कंप्लीट कब किया गया? कंप्लीट किया गया था 1665 में। अब थोड़ा सा समझ लो, अगर हम पैराडाइज लॉस्ट की बात करें तो जॉन मिल्टन जी ने पैराडाइज लॉस्ट को लिखना शुरू कर दिया था 1658 में। इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को लिखना शुरू कर दिया, फिर 1665 में लिख करके कंप्लीट कर दिया, 1665 में लिख करके कंप्लीट कर दिया और 1667 में पैराडाइज लॉस्ट को इसका फर्स्ट वॉल्यूम, पहला एडिशन इसका पब्लिश कराया गया। जब ये ओरिजिनली फर्स्ट एडिशन इसका पब्लिश हुआ था तब इसमें टोटल 10 बुक्स थी। कितनी बुक्स थी सर? 10 बुक्स थी। लेकिन जब पैराडाइज लॉस्ट का सेकेंड एडिशन आया 1674 में, तब इसमें टोटल कितनी? 12, यानी कि 12 बुक्स थी। और ये जो 12 बुक्स थी इनमें कौन कौन सी बुक को स्पेल्ट किया गया था, डिवाइड किया गया था? तो बुक नंबर 7 और बुक नंबर 10 को, ठीक है, इनको क्या किया गया था? डिवाइड किया गया था। और इस तरीके से जो है 12 बुक हो गई। अच्छा, कभी कभी पूछा जा सकता है पैराडाइज लॉस्ट की सबसे लंबी बुक कौन सी है? तो लॉन्गेस्ट बुक का अगर बात आए तो बता देना बुक नंबर 9, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट बुक, सबसे छोटी बुक, बुक नंबर 7, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। सबसे छोटी 7, सबसे बड़ी जो है वो 9। और इसके बाद इन दो ही बुक्स, बुक नंबर 7 और बुक नंबर 10 को स्पेल्ट किया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना किसी तरीके से। और इसमें ये एक एपिक है, ठीक है, ब्लैंक वर्स में इसको जॉन मिल्टन जी ने लिखा है और ये टीजीटी के 2003 और 4 में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अगला हम बात करेंगे किसकी? कि मिल्टन बाज अपॉइंटेड, मिल्टन को नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया टू द पोजीशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी। लैटिन सेक्रेटरी के पोजीशन पर जॉन मिल्टन जी को कब नियुक्त किया गया? क्रॉमवेल सरकार के द्वारा, चीफली मुख्य रूप से ड्यू टू हिज वर्क, उनके किस वर्क के कारण? क्योंकि ये तो क्रॉमवेल के सपोर्टर थे, ये तो प्यूरिटन के सपोर्टर थे। तो क्रॉमवेल के जब सपोर्टर थे और जब वो चार्ल्स फर्स्ट 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को बिहेडेड कर दिया गया, धड़ से सरकलम कर दिया गया, और तब जो है इंग्लैंड की राजगद्दी पर ओलिवर क्रॉमवेल बैठे, और तभी इनके कौन से वर्क के लिए इनको लैटिन सेक्रेटरी का पद दिया गया था? तो कौन से वर्क के लिए? ये तीसरा वाला ऑप्शन आप पढ़िएगा, ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट के लिए, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट कब आया था? 1667 में, ठीक है। इसके बाद में ये आपका टेन्योर ऑफ किंग्स, ये 1649 में ही आया है, किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। आंसर देखो, मिल्टन्स टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट वाज लाइक दी कमिंग ऑफ अ स्ट्रॉन्ग नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट, इसमें ना केवल उन्होंने प्रोटेक्ट किया था द चाइल्ड, बच्चों को, बच्चे को, बट टू जस्टिफाई द ब्लो फॉर लिबर्टी, बल्कि उन्होंने जस्टिफाई किया था द ब्लो फॉर लिबर्टी। यानी कि उनके कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पैराडाइज इसमें जो था, मिल्टन ने राजाओं और मजिस्ट्रेटों के कार्यकाल पर एक मजबूत डेट मीन्स स्ट्रॉन्ग कमिंग के लिए, आगमन के लिए इन्होंने इस वर्क को लिखा, ना केवल बच्चों की रक्षा के लिए बल्कि स्वतंत्रता के लिए, अपने व्यवहार को न्यायोचित ठहराने के लिए लिखा। ना केवल देखो, नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड, ना केवल बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट टू जस्टिफाई हिज ब्लो फॉर लिबर्टी,
बल्कि अपनी लिबर्टी को जस्टिफाई न्यायोचित ठहराने के लिए इस वर्क को लिखा था। एक बार रिपीट और कर दूं, ना केवल बच्चों की रक्षा के लिए बल्कि स्वतंत्रता के लिए अपने प्रहार को न्यायोचित, यह जो मैंने प्रहार किया उसको न्यायोचित ठहराने के लिए उन्होंने क्या, टेनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट को लिखा था। किंग्स नो लेस देन पीपल आर सब्जेक्ट टू इटर्नल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। मिल्टन वाज कॉल्ड बिकेम सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग्स इन द न्यू गवर्नमेंट। और इस तरीके से राजा लोगों से कम कानून के शाश्वत सिद्धांत के अधीन नहीं है। मिल्टन को क्या विदेशी सचिव बनाया गया, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग्स, जो फॉरेन लैंग्वेजेस थी नई गवर्नमेंट में वहां का विदेशी सचिव बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है सैमसन एगोनिस्ट से। फिर दोस्तों हमारा क्वेश्चन आया है सैमसन एगोनिस्ट। सोच दिखाता है मिल्टन्स डिजायर, मिल्टन की डिजायर को टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश। तो सैमसन एगोनिस्ट ने मिल्टन की अंग्रेजी में लाने की इच्छा, यानी कि मिल्टन्स डिजायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश। तो देखो सैमसन एगोनिस्ट को इंग्लिश में मिल्टन की लाने की इच्छा क्या थी, तो चलो देखते हैं क्या थी। बी ऑप्शन को पढ़िएगा, टू ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ ग्रीक ट्रेजेडीज। उन्होंने क्या करा, किस लिए लाना चाह रहे थे इंग्लिश में, तो द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी, द ग्रेविटी यानी कि एंड काम डिग्निटी, ग्रीक जो ग्रीक ट्रेजेडी थी कि गुरुत्वाकर्षण और शांत गरिमा के लिए, ग्रेविटी और काम डिग्निटी के लिए। तो इन सैमसन एगोनिस्ट मिल्टन टर्न्स अ मोर वाइटल एंड पर्सनल थीम इन हिज जीनियस ट्रांसफिगर्स द स्टोरी ऑफ सैमसन द माइटी चैंपियन ऑफ इजराइल। यहाँ पर दो देशों के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ था, एक इजराइल था और दूसरा फिलिस्तीन था। क्या, इजराइल और फिलिस्तीन। यहाँ पर इजराइल की तरफ से कौन लड़ रहा था, सैमसन, और फिलिस्तीन की तरफ से जो है वो इसकी प्रेमिका थी, प्रेमिका वो फिलिस्तीन की थी जिसका नाम था डिलीला। तो इजराइल नाउ ब्लाइंड एंड स्कॉन्ड वर्किंग एज अ स्लेव अमंग द फिलिस्तीन। द पोइट्स एम was to present in English a pure tragedy with all the patience and restraint which marked an old Greek dramas। 116 नंबर पे जाओ। हम लोग 120 तक ही डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। 20 MCQ जी विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। देखो आप दोनों आई हैं, एक एल एलेग्रो पूछ लिया है और एल पेंसेरसो पूछ लिया है। तो एल एलेग्रो और एल पेंसेरसो का मतलब क्या है? एल एलेग्रो का मतलब होता है हैप्पी मैन, एल पेंसेरसो का मतलब होता है दुखी व्यक्ति। तो देखो ऐसा कोई व्यक्ति है तो सी वाला देखिएगा, जॉयस मैन का भी मतलब क्या होता है, हैप्पी मैन, और मेडिटेटिव मैन का भी मतलब होता है मलंकली मैन। ठीक है, तो बात एक ही, एल एलेग्रो और एल पेंसेरसो आर ट्विन पोएम्स। इनको या तो आप ट्विन पोएम्स कहिए या ट्विन सिस्टर के नाम से भी पुकार सकते हो, विच मीन्स जिनका मतलब है आ जॉयस मैन आ मेडिटेटिव मैन। एल एलेग्रो का मतलब जॉयस मैन, एल पेंसेरसो का मतलब मेडिटेटिव मैन। एल एलेग्रो which means a joyous or happy man is like an excursion into English field, but il penseroso a quiet thoughtfulness takes a place of the pure joyous sensation of the morning। 117 नंबर पे देखिए, 117 नंबर पे जॉन मिल्टन मैग्निफिसेंट, जॉन मिल्टन्स मैग्निफिसेंट ओड। यहाँ पे क्या कहा गया है, जॉन मिल्टन का जो मैग्निफिसेंट ओड है, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, शानदार इनका एक ओड था, शानदार इनका एक ओड होता है। और ये शानदार ओड कौन सा है? ठीक है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वाज रिटन, लिखा गया व्हेन द पोइट्स एज। और जब ये ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी दोस्तों लिखा गया, उस समय पोइट की एज कितनी थी, उस समय पोइट की उम्र कितनी थी? तो पोइट की उम्र उस समय टोटल कितनी थी? 21 साल। 21 साल की उम्र में जॉन मिल्टन जी ने ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी को लिखा। और जब ये लिखा तो वो डेट थी 25 दिसंबर, क्रिसमस वाले दिन।
25 दिसंबर को ही तो क्रिसमस मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर 1629 को इसको लिखा गया था। 25 दिसंबर 1629 को इसको लिखा गया था 21 साल की उम्र में। एक और क्वेश्चन आया है 118 नंबर पे, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ, कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ, यानी कि डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना की रूढ़वादिता पर संदेह करता है। ऑर्थोडॉक्सी क्या होता है? रूढ़वादिता। ऑर्थोडॉक्सी क्या होता है? रूढ़वादिता पर डाउट करता है, संदेह करता है। कौन? ठीक है, तो पैराडाइज रीगेन्ड, पैराडाइज रीगेन्ड। तो डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना ऑन क्रिस्ट, ओके, क्रिस्टियाना डॉक्ट्रिना कास्ट डाउट, संदेह करता ऑन द ऑर्थोडॉक्सी, ऑर्थोडॉक्सी रूढ़वादिता पर। और किसकी रूढ़वादिता पर? पैराडाइज रीगेन्ड की। इट इज थियोलॉजिकल ट्रीटाइज ऑफ इंग्लैंड पोइट जॉन मिल्टन कंटेनिंग अ सिस्टेमेटिक एक्सपोजिशन ऑफ हिज रिलीजियस व्यूज, जिसमें उन्होंने कहा है कि डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना क्रिश्चियन डॉक्ट्रिना पर, ओके, स्वर्ग वापस पाने की रूढ़वादिता पर संदेह करता है। क्या वापस पाने के? पैराडाइज रीगेन्ड, स्वर्ग को वापस पाने पर संदेह करता है। यह एक अंग्रेजी कवि हैं जिनका नाम जॉन मिल्टन है, का एक धर्मशास्त्रीय ग्रंथ है, ध्यान बनाए रखना। थियोलॉजिकल ट्रीटाइज का मतलब होता है, थियोलॉजिकल ट्रीटाइज कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पैराडाइज रीगेन्ड क्या है, पैराडाइज रीगेन्ड क्या है, तो आपको आंसर करना है थियोलॉजिकल ट्रीटाइज है। पैराडाइज रीगेन्ड क्या है? तो इट इज अ थियोलॉजिकल ट्रीटाइज। थियोलॉजिकल ट्रीटाइज क्या होता है दोस्तों? थियोलॉजिकल ट्रीटाइज क्या होता है? धर्मशास्त्रीय ग्रंथ। धर्मशास्त्रीय ग्रंथ है किसका? इंग्लिश पोइट जॉन मिल्टन का, जिसमें कंटेंस है, निहित है, व्यवस्थित है, जिसके अंदर धार्मिक, जिसमें उनके धार्मिक विचारों को व्यवस्थित किया गया है, जिसमें यानी कि कंटेनिंग, जिसमें निहित किया गया है, समाहित किया गया है, सिस्टेमेटिक एक्सपोजिशन ऑफ हिज रिलीजियस व्यूज। और पैराडाइज रीगेन्ड के अंदर जॉन मिल्टन जी के धार्मिक विचारों को निहित किया गया है। जब आप पैराडाइज रीगेन्ड को पढ़ोगे तो जॉन मिल्टन के धार्मिक विचारों के बारे में पता लगेगा। और एक चीज, अगर आपसे कभी कभी पूछा जाए कि पैराडाइज रीगेन्ड जो है वो किसका सिक्वल है? पैराडाइज लॉस्ट का। इसके बाद में पैराडाइज रीगेन्ड में टोटल कितनी पुस्तकें हैं? 4 बुक्स हैं। और ये पैराडाइज रीगेन्ड जो है ना, वो जॉन मिल्टन का सबसे फेवरेट है। जॉन मिल्टन का क्या है? सबसे ज्यादा फेवरेट है। तो ये भी ध्यान बनाए रखना। अगर हम इसके 119 नंबर पे बात करते हैं तो देखो 119 नंबर क्या? वन ऑफ द फॉलोइंग पोइट, इनमें से कौन सा फॉलोइंग पोइट वाज निक नेम्ड, जिसका निक नाम है द लेडी ऑफ क्राइस्ट। यार लेडी ऑफ क्राइस्ट कह करके किसको पुकारा जाता है? लेडी ऑफ क्राइस्ट कह करके दोस्तों किसको पुकारा जाता है? तो बाय द फेलो अंडर ग्रेजुएट, और इनके जो यूनिवर्सिटी फ्रेंड थे उन्हीं के द्वारा। लाइट चली गई साथियों तो अब